हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें यूनिट्स, डायमेंशन, एरर, स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, हर चीज़ करने वाले हैं। तो इसका थ्योरी रिवीजन करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे नीट में जो पूछे गए हैं 1988 से लेके 2021 के बीच में। तो जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सब करेंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन है। तो जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा वीडियो, इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप है तो वो भी बताना। ऑफ कोर्स स्कोप हमेशा रहता है, जब तक आप कमेंट में बताओगे नहीं, फीडबैक नहीं दोगे, तब तक इम्प्रूवमेंट का कम चांस है, ठीक है। इसलिए फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है, वीडियोस फ्यूचर वाले और अच्छे बनेंगे। डाउट्स पूछना है तो टाइम स्टाम्प बता के डाउट पूछना। आप ये मत बोलना क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है, फिर 23 मुझे खोजना पड़ेगा कहाँ पे है, तो सीधा टाइम स्टाम्प बता देना। टाइम स्टाम्प बताते वक्त ये 2 डॉट जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं वो देना, और कहीं गैप मत देना। मतलब आप टाइम स्टाम्प अगर सही डालोगे तो ब्लू कलर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो कमेंट लिखना टाइम स्टाम्प के साथ, अगर वो ब्लू कलर में नहीं आ रहा है वो टाइम स्टाम्प तो वापस से डिलीट करना, फिर लिखना, गैप वैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5-1 एग्जाम्पल है, 5-1 ए कॉलन और फिर 2-7 विदाउट एनी गैप, तो 51 मिनट 27 सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, ट्राई करना पूरे लेक्चर को एक बार में ही ख़त्म करने का। कोई स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने मत चल जाना यूट्यूब में दूसरे चैनल पे, स्ट्रैटेजी वीडियो से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और लाइक और कमेंट करना, एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम, फिर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उससे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जिसको मेजर किया जा सके उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे सपोज़ कोई रीसेंट मूवी आई, कश्मीर फाइल्स हो गया, RRR हो गया, कोई भी रीसेंट मूवी, जैसे मैं आपको बोलूँगा कश्मीर फाइल आपको कैसी लगी, तो हो सकता है पहले आदमी से पूछो 10 में 9 दे दे, दूसरे से पूछो 10 में 8 दे। अब इसमें से कोई भी सही कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ही वैसा है कि जो सब्जेक्टिव है, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग वैल्यू इसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड मेरे हाथ में एक पेन है जो कि आप नहीं देख सकते ऑफ कोर्स, तो उस पेन का लेकिन लेंथ चाहे आप नापो या मैं नापो सबके लिए सेम आएगा। समझ में आ रही बात। एरर वाला पार्ट को अगर भूल जाए, ठीक है, सबके लिए सेम आएगा, है ना। तो पेन का लेंथ हो गया, ये सिंपली लेंथ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे रूम का टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ का मेजरमेंट सेंस बनाता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग नहीं आ सकता। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई भी हीरो सलमान खान की एक्टिंग कैसी लगती है, तो किसी को अच्छी लगती, किसी को ख़राब लगती है। वैसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको अच्छी लगती होगी, जो भी है। तो वैसे ही यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा कि सलमान खान के एक्टिंग को रेट करना। कोई 10 में से 5 दे सकता है, कोई 10 में 3 दे सकता है, दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें कोई सही गलत का मतलब ही नहीं, सब्जेक्टिव है, ठीक है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल ले लो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फिर फोर्स, टॉर्क, ये सब चीज़, जितना भी चीज़ आप मेजर करते हो या जिसका भी यूनिट्स होता है, यूनिट्स नहीं भी होता है, जैसे रेडियन वीडियन, ये सब फिजिकल क्वांटिटी, एंगल, है ना। ओके, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू बताओगे तो आप इस फॉर्मेट में बताते हो, हमेशा एक नंबर बताओगे और उसके बाद एक यूनिट बताओगे। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स आप बोलोगे 10 न्यूटन है, लेंथ आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वाला पार्ट, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, नंबर वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अब मतलब जैसे 20 सेंटीमीटर को दूसरे तरीके में जैसे 0.2 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा तो अपने आप ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, ये सब एग्जांपल है। अब फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी, दो टाइप का होता है, फंडामेंटल या बेस, और दूसरा होता है डेराइव्ड, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे, और डेराइव्ड जो होंगे वो फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं, इसलिए डेराइव्ड है ना। अब सब लोगों ने मिल के या साइंटिस्ट लोग का ग्रुप ने मिल के ये डिसाइड किया कि ये 7 को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का लिस्ट में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये 7 एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि दुनिया में और भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन सातों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे कहीं फोर्स आपको नहीं दिख रहा है ना, तो फोर्स को लेंथ, मास, ये सब के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हूँ, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। तो मास, लेंथ और टाइम आप देखोगे तो ये फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में है ना। तो आप देख सकते हो फोर्स जो कि एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है,
उसको हम लोग लिख दिए 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। अब बोलोगे सर बाकी पे डिपेंडेंस नहीं है, बोल सकते हो करंट पे भी डिपेंडेंस है लेकिन पावर जीरो है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट लेकिन पावर जीरो एंड सो ऑन, ठीक है ना। इन सब का पावर है कुछ 1 1 -2 नॉन जीरो, ठीक है। तो सबका लिखेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा और जगह ही ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी में जो मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंस दिखेगा बस उसको लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट की पावर जीरो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की पावर जीरो, सब भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, अब इसमें से सिर्फ मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, तो इनको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स का डायमेंशन में, फोर्स में सॉरी मास का डायमेंशन 1 है इन फोर्स, वैसे लेंथ का डायमेंशन 1 है इन फोर्स, वैसे टाइम का डायमेंशन फोर्स के लिए क्या है -2, ठीक है। ओके, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास 1 इन लेंथ -2, इसको डायमेंशन बोलते हैं ना। मतलब कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप जब फंडामेंटल के टर्म्स में लिखोगे तो जो जो पावर वाला चीज़ रहेगा वो सबको डायमेंशन बोलेंगे, है ना। मास का डायमेंशन यहाँ पे 1 है, लेंथ का 1 है, टाइम का -2 है, ठीक है। ओके, दूसरी बात है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ है ना, इसको पढ़ लेना, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन तभी पढ़ लेना। जैसे वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, कोई भी टाइप का वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन सेम आएगा। जैसे वेलोसिटी आप देख सकते हो इस लिस्ट में नहीं है, यानी वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी को आप लेंथ बाय टाइम लिखोगे, लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो लेंथ का पावर 1 हो जाएगा, बाय टाइम मतलब टाइम का पावर -1 हो जाएगा। ओके, चलो अब डायमेंशन का यूजेस क्या क्या है। तो पहला यूज़ है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। तो मतलब इसका क्या है कि कोई भी आप इक्वेशन लिखोगे तो इसमें हर एक टर्म जो होगा, टर्म किसको बोलते हैं, जैसे एस एक टर्म है, यू टी एक टर्म है, हाफ ए टी स्क्वायर एक टर्म है, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेटेड वाली चीज़ों को टर्म्स बोलते हैं। तो एस एक टर्म, यू टी एक टर्म, हाफ ए टी स्क्वायर एक टर्म। अब इन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एस तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या, लेंथ, ठीक है। तो इसका भी लेंथ होना चाहिए, इसका भी लेंथ होना चाहिए, है ना, क्योंकि लेंथ मस्ट भी इक्वल टू लेंथ प्लस सम लेंथ या लेंथ माइनस सम लेंथ, है ना। लेंथ इज इक्वल टू फोर्स प्लस टाइम, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, वेलोसिटी तो आपका डिस्टेंस बाय टाइम एल बाई टी, और टाइम तो टाइम ही है, तो टाइम टाइम देखो कट गया, ठीक है ना। तो आप देखो ये भी लेंथ हो गया। वैसे हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलेरेशन हो जाएगा लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखे भी थे, एक्सेलेरेशन जो था लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर था, ठीक है। और टाइम स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर टाइम स्क्वायर करके लेंथ हो जाएगा। तो सब लेंथ 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 है, ठीक है ना। अब मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, ये पता है। मतलब खाली जैसे इन तीनों में आपको बोला जाए इसका डायमेंशन बताओ, तो इतना मेहनत मत करना, सिंपली देखना कि ये तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एस तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ है, तो इसका भी लेंथ ही होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तरीका मे बी यूज्ड, में मतलब कभी कभी यूजफुल होगा, कभी कोई नहीं होगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, आप पता है काइनेमेटिक्स से पढ़े हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो गलत है, ये तो नहीं पढ़े हो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए कि एस इक्वल टू यू टी प्लस 7.97 ए टी स्क्वायर। अब ये गलत है, आपको पता है ना, काइनेमेटिक्स का नॉलेज से। लेकिन अगर खाली डायमेंशन के बेसिस पे सोचे तो ये इक्वेशन सही है। डायमेंशन के बेसिस मतलब क्या, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आएगा। जैसे यहाँ पे हाफ होता या कुछ भी होता, इस टर्म का डायमेंशन तो लेंथ ही आएगा ना, वैसे ही, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। न्यूमेरिकली इनकरेक्ट मतलब क्या, इक्वल टू के इस तरफ का वैल्यू अलग आएगा, इक्वल टू के उस तरफ का वैल्यू अलग आएगा। जब आप यू टी ए टी स्क्वायर ये सब का वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये और ये अनइक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक है। इसलिए मे भी लिखा गया है ना। ओके, अब कन्वर्जन एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी ये डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फोर्स का डायमेंशन ऊपर हम लोग निकाले थे, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2 आया था, याद है, ठीक है। अब फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, यानी 1 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू मास का ऐसा यूनिट 1 kg, लेंथ का ऐसा यूनिट 1 मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट 1 सेकेंड, ठीक है, ये लिख दिए। अब अगर इसको आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मान लो सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और सीजीएस में भी सेकेंड टू सेकेंड ही रहता, मतलब टाइम तो टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहता है। ये पुट करने के बाद आप देखोगे तो ये चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आएगा, 10⁵ इंटू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड की पावर -2, ठीक है ना। अब आप फिर से देखोगे तो मास के पावर 1 1, लेंथ की पावर 1
और टाइम की पावर -2, मास लेंथ टाइम की पावर -2, मतलब ये चीज़ फोर्स का डायमेंशन है ना, फोर्स का यूनिट है एक्सेस में, ठीक है ना। अब फोर्स का यूनिट, अब इस चीज़ को, ये तो सब चीज़ सीजीएस सिस्टम में है, लेंथ मतलब मास, लेंथ और टाइम। तो सीजीएस सिस्टम में अगर फोर्स के यूनिट को डाइन बोलते हैं, अगर मतलब इस चीज़ को अगर हम लोग डाइन से रिप्लेस कर दें तो 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ टाइम, ठीक है। तो भले आपको ये कन्वर्जन याद ना हो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम, या एसआई यूनिट में जो फोर्स का यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स सीजीएस यूनिट्स में फोर्स का यूनिट, अगर ये याद ना भी हो तो आपको खाली ये पता हो कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इतना होता है, ये आपको निकालना होता हो, तो फिर आप ये आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तीसरा यूज़ क्या है इसका, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फॉर एग्जांपल सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या क्या चीज़ होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है, मास ऑफ बॉब होता है एंड सो ऑन, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे क्यों जा पाता है, ग्रेविटी के कारण, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो इसको जिस पोजीशन पे छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, है ना। ओके, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम पीरियड मतलब इसको एक चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि तीन ही चीज़ें यहाँ पे, मास है, लेंथ और ग्रेविटी है, तो इन तीनों पे डिपेंड करेगा हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन किस पावर पे डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता, मान लेते हैं पावर ए है। वैसे टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है, मान लेते हैं डिपेंडेंस है एल की पावर बी। वैसे टाइम पीरियड जो है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये अज्यूम कर ले ये चीज़, तो अगर इन तीनों इक्वेशन, तीनों प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन को कंबाइन करें तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर मतलब डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद भी अज्यूमिंग कि के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये सब वही ड्रॉबैक्स ही है, क्योंकि पहले तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इन तीनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मास मतलब प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंस है, ऐसा नहीं कि मास मतलब मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ में क्या बोलना चाहता हूँ, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो के अगर डायमेंशनलेस है, तो अगर आपको पता है ऊपर हम लोग बताए थे कि इसका डायमेंशन और इस चीज़ का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और के अगर डायमेंशनलेस है मतलब टी का डायमेंशन और ये वाला चीज़ का डायमेंशन सेम होना चाहिए के अलावा, ठीक है, क्योंकि के तो डायमेंशनलेस हुआ, कोई डायमेंशन नहीं आएगा, है ना। तो टी का डायमेंशन और इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन का प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, ठीक है ना। अब मास तो एम होता है ना, डायमेंशन वाइज, ठीक है। लेंथ एल होता है, और एक्सेलरेशन तो आपको पता है LT-2 तो ऊपर दिखाए थे, तो पावर सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एम एल टी का टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये टी को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि इस तरफ एम और एल है तो इस तरफ भी एम और एल वाला टर्म लेते आ रहे हैं, भले पावर 0 हो, ठीक है ना। अब दोनों इक्वल है, मतलब m⁻A इक्वल टू m⁻0 यानी a इक्वल टू 0, वैसे b+c इक्वल टू 0 और -2c इक्वल टू 1। तो इसको अगर सॉल्व करें ये तीनों इक्वेशन को तो आपको मिलेगा ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू हाफ, सी की वैल्यू -हाफ। तो अगर वापस पुट करें ए बी और सी का वैल्यू जो हमें मिला है यहाँ पे पुट करेंगे, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G। और आपको पता होगा जब आप आगे SHM वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे टाइम पीरियड 2π√L/G आता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था पता करने का कि भले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किए, खाली गेस किए कि हाँ इस चीज़ का टाइम पीरियड मास पे, लेंथ पे और जी पे, यही सब चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि यही तीन चीज़ क्वांटिटी है यहाँ पर और कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये गेस किए कि मान लेते हैं कि इन पे डिपेंडेंस जो है प्रोडक्ट टाइप का है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट वाला डिपेंडेंस, ठीक है। जैसे एस वाला जो टर्म था यहाँ पे, एस भी यू पे, ए पे, टी पे डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल प्रोडक्ट नहीं है ना, यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे तो हम लोग एक ही टर्म लिखे, देखो ना, टी इज इक्वल टू एक टर्म है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो वो अगर सही हो, उसके बाद भी के अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो, तो इतना चीज़ अगर फुलफिल हो रहा होगा तब जाके आपका करेक्ट रिलेशन आएगा। उसमें भी आप के का वैल्यू अभी भी आप निकाल नहीं सकते हो। तो वही ड्रॉबैक्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी डिपेंड कर रहा था एम एल और जी पे, तो आपका तुक्का सही लगना चाहिए। दूसरी बात है कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। डिपेंडेंस जो होगा प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए, जैसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में यूटी प्लस आ गया, एक प्लस भी आ गया ना, तो वहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट वाला डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंस होना चाहिए जैसे टाइम पीरियड में हुआ। और जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है वो भी इस तरीके से पता नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है इस। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप कोई भी नंबर जो होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, 10 से छोटा होना चाहिए, है ना। 9.999 तक कुछ भी हो सकता है ना। वैसा जैसे 23 × 10⁶ है, उसको आप 2.3, क्योंकि 23 जो है 10 से बड़ा है, तो 2.3 × 10⁻7 लिखोगे। इस 7 को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। वैसे ये वाला नंबर जो है, फिर से ये नंबर आप देखो 1 से छोटा है, तो इसको ऐसे लिखे 0.5। अरे मैं इसको गलत लिखा हूँ, ये आपका 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 × 10⁻⁻9, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन कितना हो गया, -9। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे -9 है ना। तो आपको ऐसा नंबर लिखना चाहिए जो 1 से, मतलब इस फॉर्म में लिखना चाहिए, a × 10⁻b, और a जो होगा वो 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब b को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात। अगर ऐसा रूल नहीं बनाएंगे तब तो आप बोलोगे, इसको देखोगे तो बोलोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 है, इसको देखोगे तो 7 है, ठीक है। लेकिन किसी भी रीडिंग का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं होगा, कुछ ही वैल्यू का, है ना। ओके, अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे सपोज ये ऊपर में जो चीज़ है उसका लेंथ हम लोग नाप रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस रॉड का एक एंड को 0 पे लगा देंगे स्केल के, और दूसरे एंड पे देखेंगे दूसरा एंड कहाँ तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप जूम करोगे तो ये सब सेंटीमीटर में, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो 10 यहाँ पे हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा है ना। अब इसको और जूम करें अगर, तो ये तो पक्की बात है, इसका लेंथ 15, अरे ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। ये तो पक्की बात है कि इसका लेंथ अगर आपको दिख रहा होगा 15 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब वो थोड़ा कितना ज़्यादा है उसके लिए आप तुक्का मारोगे। तुक्का कैसे मारोगे, तो ये तो पता है आपको 15 से 16 के बीच में इसका लेंथ है, 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर के बीच में, है ना। अब आप मेंटली इस 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, फिर उसमें गेस मारेंगे कि फर्स्ट पार्ट कैसे कोइंसाइड कर रहा है, कि सेकंड पार्ट क्या था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जिसको लग रहा होगा फर्स्ट कैसे कोइंसाइड कर रहा है वो बोलेगा 15.1, जिसको लग रहा होगा सेकंड पार्ट कैसे कोइंसाइड कर रहा है 15.2। उसमें लोग डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 15 से 16 के बीच में इसमें सब लोग एग्री करेंगे, है ना। तो जब इसका लेंथ हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये है, अरे सॉरी, मैं तो पॉइंट में रहेगा ना, हाँ ये सब सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है। तो ये 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, है ना। मैं इसको एक एक सेंटीमीटर बोल दिया था, लेकिन ये यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हो ना, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो भी 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, तो स्केल का लेंथ जो 10.5 से लेके थोड़ा ज़्यादा है ना, 10.6 के बीच में, 10.5 से 10.6। अब ये सब लोग एग्री करेंगे कि स्केल का लेंथ 10.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 10.5 यानी 1, 0 और 5, इनके बारे में तो सब लोग एग्री करेंगे, श्योर है, 100% श्योर है हम लोग, ये तीनों डिजिट तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें किसी का 1 आ सकता है, किसी का 2 आ सकता है, किसी का 3 आ सकता है, क्योंकि इस स्केल से हम लोग गेस मार ही नहीं सकते कि लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, इसके लिए और अच्छा स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी है इसमें आप अनश्योर, अनश्योर मतलब आपका 2 आ रहा है तो किसी और का 3 आ सकता है, किसी और का 1 आ सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। उसका लोड मत लेना कि 2 आ रहा है तो बाकी लोगों का 3 ही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा हो, तो तुक्का ही मारना है वहाँ पे, ठीक है ना। किसी का तुक्का सही रहेगा, किसी का गलत रहेगा, एंड सो ऑन। जो भी है, इन चारों नंबर्स, इन चारों डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद कभी अब तुक्का मारना है तो मारो, उसके लिए और मतलब 2 बार आपको मेंटली उस चीज़ को डिवाइड करना होगा लेंथ को, है ना, वो और ज़्यादा एरर रहेगा उसमें। जो भी है, अगर आप एक बार ही तुक्का मारोगे, मतलब एक ही तुक्का वाला डिजिट रहेगा, बाकी सब जो है कन्फर्म डिजिट्स है, तो इन सब को बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ दिस रॉड है 10.52 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 1, 0 और 5 ये सब श्योर है आप इसके बारे में, लेकिन ये 2 के बारे में अनश्योर, है ना। ओके, अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट क्या है, 4 है। जो लोग श्योर है वो लोग तो गिनती में आएंगे ही आएंगे, और जो अनश्योर है उसका बस 1 आएगा। मतलब अनश्योर भी आप और चाहिए तो लिख सकते थे, लेकिन उसमें से सबसे पहला अनश्योर डिजिट है, उसी को आप काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब इन सबको आपको भाव देना है, इसके बाद वाला जो नंबर्स आप लिख भी दो अगर वो और तुक्के वाले रहेंगे, उनको भाव नहीं देना है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स मेजर्ड, यानी ये 3 जो मेजर हुआ इंस्ट्रूमेंट से वो तो लेंगे ही, साथ में एक अनश्योर डिजिट्स +1, ठीक है। ओके, अब कुछ कुछ रूल्स होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब किसको सिग्निफिकेंट गिनना है नहीं गिनना है, ये तो मेजरमेंट के थ्रू दिखाया मैं, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई मेजर वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है तो कैसे गिनेंगे। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे वो सबके साथ सिग्निफिकेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो सब नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर कोई भी नहीं है इन सब में, तो सबके साथ सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है ना। जितने भी जीरोस 2
नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो 3 और 5 दोनों नॉन जीरो है, उनके बीच में जितने भी जीरो आ जाए, यहाँ पे 2 है, 10,000 जीरो रहता है, उन सबको गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस मेजरमेंट में 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा सेम रहेगा, यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं हो जाएगा। तो अगर 85 मिलीमीटर को आप 8.5 सेंटीमीटर लिखो या 0.085 मिलीमीटर लिखो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, मतलब ये वाला 0 इनसिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, यानी आपको ये पता भी चल गया कि डेसिमल के बाद वाले जीरोस जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट रहेंगे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट अभी तक आया नहीं है तो। ठीक है, समझ में आई बात? इसके ऊपर और हम लोग बात करेंगे। ओके, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप हर एक नंबर को इस फॉर्म में लिखो, साइंटिफिक फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो 855 मिलीमीटर को क्या लिखोगे? 8.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर। वैसे 0.085 मीटर को क्या लिखोगे? 8.5 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर इन है ना। तो 10 की पावर वाले टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, हमेशा सिर्फ इसका रहेगा। तो यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2। ठीक है, ओके। अब ये इंश्योर करने के लिए कि अलग यूनिट चेंज करने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार मेजरमेंट हो गया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड हो गया ना, उसके बाद आप यूनिट खाली चेंज करके सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये सब रूल्स है, आगे वाले रूल्स। ठीक है, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आप यूनिट चेंज करोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करेगा मेजरमेंट पे। ठीक है, ओके। तो क्या क्या रूल है देखो यहाँ पे, मतलब इसको भी आप नॉर्मल रूल से मान लो। अगर लेस देन 1 रहेगा नंबर तो डेसिमल के बाद वाले जितने भी जीरोज रहेंगे वो सब इनसिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पे ये तीनों जीरो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 3 0 और 5 ये, तो अब ये वाला जीरो भी डेसिमल के बाद वाला है, लेकिन इस जीरो कि इस तरफ भी नॉन जीरो नंबर है, इस तरफ भी नॉन जीरो नंबर है, तो इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, कि रूल था ना ऊपर उसके कारण। ठीक है, लेकिन ये तीनों जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, ओके। अब इसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो आराम से 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे यानी लास्ट वाले जीरोज जो होंगे बिना डेसिमल वाले नंबर में, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 154 मीटर को आप लिखोगे, इसको देखो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको तो नहीं बोलोगे ना 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट है, जो ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं, नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है, और ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट है फिगर है। ठीक है, ओके। अब कोई कोई चीज़ जो होता है जिसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, है ना, जैसे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स आप काउंट करोगे तो आपको 12 मिल रहा है। ठीक है ना, अब इस 12 को आप 12.00000 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। और ये पक्की, यहाँ पे डाउट नहीं है आपको कि यहाँ 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, आपको पता है यहाँ पे 0 ही है। वैसे यहाँ भी आपको पता है यहाँ 0 ही है, यहाँ ही पता है आपको 0 ही है। समझ में आ रही बात? यहाँ कोई आपको आके नहीं बोलेगा यहाँ 1 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो आप इन सब के बारे में श्योर हो कि सब 0 0 0। अगर सब के बारे में श्योर हो, यानी किसी चीज़ का मेजरमेंट में आपको हर एक डिजिट पता है अप टू इन्फिनिटी, तब हम लोग बोलेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये नहीं है कि आप 12 पॉइंट समथिंग हो सकता है, नहीं है, ये 0 0 ही है हर जगह। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो काउंटिंग वगैरह वाली चीज़ में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, इसमें भी इन्फिनाइट नंबर है, आपको लगेगा कि 3 है, लेकिन इसको आप 125.0000 इन्फिनिटी तक 0 लिख सकते हो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी एग्जैक्ट होता है, मतलब इसके बाद भी डेसिमल के बाद 0 0 0 0 जितना 0 चाहे उतना 0 लिख सकते हो। सबके बारे में श्योर हो आप। ठीक है, ओके। अब ये आप देख लेना एग्जाम्पल, है ना। जैसे यहाँ पे खाली एक मैं बता दे रहा हूँ, आप बाद पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे डेसिमल के बाद ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे, डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे अगर डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे डेसिमल के बाद वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ डेसिमल के पहले एक भी नॉन जीरो डिजिट हो गया तो डेसिमल के बाद वाले जितने भी जीरोज रहे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है, और यहाँ पे 1 2 3 3 है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले ही जीरो है दोनों, तो ये भी सिग्निफिकेंस में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अभी मत बोला कि सर यहाँ इसके बाद कुछ नहीं तो 0 0 डाल सकते, नहीं, आपको कैसे पता यहाँ 0 रहेगा कि रहेगा? 1 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है। ठीक है, ओके। अब अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए करना है, तो वो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप किसी क्यूब का लेंथ नापे तो इतना मिला। ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम आपको निकालना है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ क्यूब। तो यानी इसी को खुद से मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, है ना, लेंथ क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना।
तो इसको तो आप नॉर्मली जैसे क्लास 4-5 में डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसा मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इतना आया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ गया है ना। अब लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल टर्म्स थे उनमें कितने कितने थे, दो 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 थे। ठीक है, तो आपका आंसर में भी दो ही होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1.728 को आप राउंड ऑफ कर दोगे इनटू अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये नहीं कि तीनों मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर का सेम होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पॉइंट ये कि इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो भी क्वांटिटी होगा फाइनल आंसर में भी उतना ही होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तो 2 2 3 और 4 में सबसे कम कौन सा है, 2 है, तो फाइनल आंसर में भी 2 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ 1.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 2.56 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 में 2 छोटा होता है। ठीक है, बस वो बोल रहा हूँ। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, डेसिमल के बाद में देखना है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे कम किस में है, इसमें है। डेसिमल के बाद बस एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इन तीनों को आप ऐड करो नॉर्मली जैसे क्लास 4-5 में करते थे वैसा ऐड करके रख दो। लेकिन अभी यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है आपका, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जब आप ऐड करना स्टार्ट किए थे तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल कितना था, 1 था, है ना। 1 2 और 2 में 1 था, तो आपका फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकता, एक होना चाहिए। तो 88 को कन्वर्ट करना होगा एक में, तो आप 90 बोल सकते हो, और उसका 0 मत लिखना, क्योंकि 0 लिखोगे तो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। तो 88 इज क्लोजर टू 90 कंपेयर टू 80, तो आप इसको 90 लिख देना और 0 को मत लिखना एक्चुअली में। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो आप ऐसा रिपोर्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तीनों में सबसे कम जो रहेगा वो। तो ऊपर में भी, ऊपर में क्या, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना, जिन लोगों को मल्टीप्लाई करो उसमें से जिस नंबर का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा फाइनल रिजल्ट भी वैसा रहेगा, उतने सिग्निफिकेंट फिगर का रहेगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही काउंट करना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का रूल्स यहाँ पे बेसिकली, जैसे इसको आपको 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना। 1 मतलब क्या, डेसिमल के बाद बस एक दिखना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे सोचो ना, 833 800 के ज़्यादा 800 के ज़्यादा क्लोज है कि 900 के ज़्यादा क्लोज है, 800 के ज़्यादा क्लोज है, इसको 47.8 लिख दो। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से 862 जो है 800 के ज़्यादा क्लोज है कि 900 के, 900 के ज़्यादा क्लोज है, तो 47.9 लिख दो, है ना। ओके, अब कोई कोई नंबर जो हो सकता है जैसे 65 है, वो 60 और 70 के इक्वली क्लोज है, एकदम बीच में। तो आप इसको 60 भी लिख सकते हो, 70 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या रूल फिर अपनाया गया कि अगर ये इवन है तो उसको इवन, मतलब लास्ट वाला डिजिट को इवन रख सकते हो तो वो वाला लिखना। तो यहाँ पे 65 को 60 भी लिख सकते थे, 70 भी लिख सकते थे। अगर आपको एक डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है तो हम लोग 60 पे छोड़ेंगे, 0 लिखेंगे नहीं तो काउंट हो जाएगा। 60 पे क्यों छोड़े, क्योंकि 6 क्या है, वो आपका इवन है। वैसे 75 को आप 70 भी छोड़ सकते हो, 80 भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे 80 पे। ठीक है, क्योंकि 8 इवन है ना। ओके ओके। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्यूरेट, मतलब सही मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे स्केल था, इसमें भले लिखा गया है मार्क यहाँ 0 यहाँ 1, लेकिन सबसे छोटा लेंथ जिसे सही से नापा सकता है, ये दोनों मार्किंग के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी ये अगर 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो कि उसको 10 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इस स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? ठीक है, सबसे छोटा लेंथ जो एक्यूरेटली नापा जा सकता है। अब ये खाली लेंथ की बात नहीं है, ये किसी भी कोई टाइम नापने वाला घड़ी, मतलब कोई घड़ी है, वॉच है, तो उसके लिए टाइम आ जाएगा, है ना। जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी चीज़ को नापता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सही सही नाप सकता है उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। ठीक है, ओके। अब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे स्क्रू गोज, उसको माइक्रोमीटर ही बोलते हैं। तो इसको थोड़ा जूम करके देखो, इसको किसी चीज़ का मोटाई उटाई मापने के लिए, जैसे एक रॉड है उसका थिकनेस आपको नापना है, डायमीटर नापना है। ठीक है, तो ऐसा इसको डाल दिए, तो इसमें दो स्केल्स आपको दिख रहा होगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल स्केल और एक ये घूमने वाला, इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसका रीडिंग क्या होगा, तो पहले तो आप इसको मेन स्केल का रीडिंग ले लो। तो ये 5 6 7, तो मेन स्केल रीडिंग 7 है।
ठीक है, ये सब मिलीमीटर में है, तो ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर सो ऑन, तो 7 तो है। ठीक है, ये गोल गोल घूम घूम के आगे पीछे आ सकता है, तो जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा इसको आगे करना पड़ेगा। ठीक है, गोल घुमा घुमा के, वो हम नीचे दिखाएंगे। ठीक है, अब सर्कुलर्स की रीडिंग क्या होता है, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा, तो ये जो मेन स्केल का जो मोटा वाला लाइन है, बेस लाइन, इससे कौन सा कोइंसाइड कर रहा, तो आप देखोगे तो ये 40 है, 50 है, तो 45 हो गया बीच वाला, 46, 47, 47th वाला, तो सर्कुलर स्केल का 47th डिवीजन जो है मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग आप क्या बोलोगे, 47, है ना। ओके, तो यदि एक बार ये दोनों रीडिंग आप ऑब्टेन कर लिए, तो फिर इस रॉड का आप डायमीटर बता सकते हो या स्क्रू गेज का रीडिंग बता सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब इसका लॉजिक दिया सकता है ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन ये रिवीजन वीडियो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब लीस्ट काउंट आपको अगर स्क्रू गेज का निकालना है, तो उसके लिए तरीका क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है, अब ये जो है ना सर्कुलर स्केल, इसको आप गोल घुमा घुमा के, मतलब ये रोटेट होता है इस स्केल पे, यहाँ पे थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर इसको गोल घुमा के आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंस में गोल घुमाएंगे तो इस तरफ जा रहा होगा, दूसरे सेंस में गोल घुमाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, तो जब आप कुछ भी नहीं डालोगे, जैसे वो तो चलो जीरो एरर समझाता हूँ, समझा दूंगा। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या है, कहाँ गया ये, हाँ, अभी यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ, ये सब का नाम आप नाम याद कर लो, एग्ज़ाम में यूज़ हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता, जैसे इसको हिम्बल बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, हाँ, पिच मतलब क्या होता है, इसको एक फुल रोटेशन, ये वाला जो सर्कुलर स्केल है, इसको 1 फुल रोटेशन में कितना हॉरिजॉन्टली मूव होगा, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन 1 फुल रोटेशन, है ना, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, ओके, अब जीरो एरर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इन दोनों जॉस को टच करवाओगे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में डाले नहीं हो, या ऑब्जेक्ट जो डाले उसका थिकनेस जीरो है, तो आपका रीडिंग जीरो आना चाहिए ना। अब जीरो रीडिंग कब आएगा, जीरो रीडिंग तो तभी आएगा जब थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट डाले ही नहीं हो, यानी दोनों जॉस टच करे, तब तो ये रीडिंग भी जीरो आना चाहिए, ये रीडिंग भी जीरो आना चाहिए, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो जीरो आ रहा है, मेन स्केल का रीडिंग जीरो आ रहा है, लेकिन इसका जीरो नहीं आ रहा है। ये जीरो वाला लाइन कहाँ से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, ये 5, 6, सेवन्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना। अब आप बोलोगे सर क्या इंस्ट्रूमेंट खराब है, हाँ खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नया खरीदने की जरूरत पड़ेगा, इसको यूज़ करके भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, सही सही रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिना कुछ डाले ही यहाँ पे 7 सर्कुलर स्केल का रीडिंग एक्स्ट्रा आ रहा है ना। ठीक है, बिना कुछ डाले, समझ में आ रही बात, यानी जो फाइनल रीडिंग आएगा उसमें ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, समझ में आ रही बात। ठीक है, सपोज आपको एक लेंथ नापना है, एक स्केल, मतलब कोई रॉड का लेंथ नापना है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो स्केल है उसका रीडिंग स्टार्ट ही हो रहा है 1 से, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इस स्केल का अगर लेंथ आप नाप रहे हो, आपको 3 मिल रहा है, तो आप 3 तो नहीं बोलोगे ना, 3 - 1 बोलोगे ना, तो ये जीरो एरर है, मतलब बिना कोई लेंथ नापे ही रीडिंग कुछ आ रहा था, वैसे यहाँ पे कुछ डाले नहीं तब भी कुछ रीडिंग आ रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर यहीं पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आपको थिकनेस नापोगे, तो अभी अगर कोइंसाइडिंग डिवीजन जो भी आ रहा होगा, ठीक है, ये जो भी लेंथ आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा, है ना, तो जीरो एरर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले ही रीडिंग कितना आ रहा था, ये एक्स्ट्रा जो रीडिंग था इतना था, यानी जब कुछ नहीं डाले थे तब रीडिंग इतना आ रहा था, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि अदरवाइज गलत रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका मेजर्ड रीडिंग होगा, ऑब्जर्व रीडिंग, उससे सब्ट्रैक्ट करोगे आप जीरो एरर को, हमेशा जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जीरो एरर 2 टाइप का हो सकता है, यहाँ पे तो ऐसा जीरो एरर है कि एक्स्ट्रा रीडिंग आ रहा था, कम रीडिंग भी आ सकता है नॉर्मल से, तो कम मतलब क्या रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, अभी जो दिखा रहा था, एक बार थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, हाँ, ये जो मैं दिखाया था कम रीडिंग कैसा आ सकता है, तो आपको अगर सिंपल एक एग्जांपल सोचना है तो ऐसा सोचो, ये रॉड का लेंथ नापना है, ठीक है, और आप यहाँ से नाप रहे हो ऐसा 0, 1, 2 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप ऑफकोर्स 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये जीरो एरर है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो 2 प्लस समथिंग होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव रहेगा ताकि वो रूल मेंटेन रहे कि जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब ये लेंथ अगर 0.3 है तो आप बोलोगे जीरो एरर कितना है इस केस में, -0.3। ठीक है, और जो एक्चुअल रीडिंग है माइनस जीरो एरर करेंगे हमेशा,
तो आपको ट्रू लेंथ आ जाएगा। तो एक्चुअली में तो इसका लेंथ 2 से बड़ा होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लेस मेजर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो स्क्रू गॉज में यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, इससे आपका मोर आएगा, मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग आने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर है यहाँ पे, वो वाला दिखाया गया है। पॉजिटिव जीरो एरर है मतलब फाइनल रिजल्ट आपका कम आने वाला है, जितना भी आएगा 3.07 उससे कम आएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो हमेशा लेकिन याद रखना, चाहे किसी भी टाइप का जीरो एरर हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये रूल क्या है, ऑब्जर्व एरर माइनस एक्सेस रीडिंग यानी जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब इसकी जैसा एक और चीज़ है, वर्नियर कैलिपर इसको बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो ऊपर वाला स्केल है इसको मेन स्केल बोलते हैं, तो इसका सबसे छोटा डिवीजन जो है इसको 1 मेन स्केल डिवीजन बोलेंगे, और नीचे वाले स्केल को वर्नियर स्केल बोलते हैं, इसका सबसे छोटा डिवीजन जो है इस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको सोच भी सकते हो ना ऐसे क्यों होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट लेंथ, जैसे लेंथ नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो स्मॉलेस्ट लेंथ जो सही सही नाप सकेगा उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों मार्किंग के बीच का लेंथ तो हम लोग नाप सकते हैं ना। ये लेंथ भी मुझे पता है 1 मिलीमीटर है मान लो, और ये लेंथ पता है मान लो 0.9 मिलीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों मार्किंग के बीच का लेंथ क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो वो नाप सकते हैं हम लोग, है ना, समझ में आ रही बात। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम लोग ये मिनिमम लेंथ नाप सकते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट में दिखा है इसमें जीरो एरर नहीं है, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप देख सकते हो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कोई भी रीडिंग नहीं है ना, जीरो रीडिंग है ना, मतलब विदाउट एनी जीरो एरर ये इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जीरो एरर भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाला केस था वैसे यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो मेन स्केल कुछ रीडिंग देगा सर, वर्नियर स्केल भी देगा, तो देखो कैसे नापना है आपको। तो ये आपका 0 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर में है ना। तो ये 10 मिलीमीटर तो है, 10.1 से छोटा है ना, ठीक है। 10 मिलीमीटर प्लस समथिंग होगा, तो इसका मेन स्केल रीडिंग कितना है 10। समझ में आई बात, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 10 हो गया, है ना। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 तो है, 10 प्लस ये एक्स्ट्रा लेंथ है ना, ये एक्स्ट्रा लेंथ भी होगा। ये एक्स्ट्रा लेंथ नापने के लिए हम लोग करेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन पता करेंगे। तो यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन है ये, मतलब वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोइंसाइड नहीं कर रहा, फिफ्थ भी नहीं कर रहा, सिक्स्थ कर रहा है, सॉरी सिक्स्थ भी नहीं कर रहा है। सिक्स और सेवन्थ में मुझे डाउट है, सिक्स ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो सिक्स्थ लेंगे, तो सिक्स कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे 6 है, सॉरी कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे 6 है, 6 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो उससे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल, मतलब जो भी कोइंसाइडिंग डिवीजन है, ये लोग 7th बोल रहे तो 7th ही होगा, ठीक है। इस केस में 7th है, सॉरी, इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और लीस्ट काउंट का मतलब मैंने बता दिया था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग वर्नियर कैलिपर के अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग 51 PYQs करेंगे नीट में जो पूछे गए 1988 से 2021 तक। पूरा एक साथ ख़त्म करना है आपको लेक्चर, अदरवाइज पता है ना क्या होगा, पाप लगेगा, है ना। लेक्चर एक बार में ख़त्म करना है, ठीक है, लेजीनेस नहीं। ओके, एक बार फिर देख लेता हूँ मैं रीडिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं ठीक से। हाँ चल रही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। तो मेन स्केल रीडिंग आपको बोल दिया 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग बता दिया है। अब ठीक है, गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अब इस लाइन का मतलब सिर्फ यही है कि आपका पिच का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और मतलब करेस्पॉन्ड्स टू का मतलब क्या होगा, आप अगर सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन से रोटेट करोगे, यानी 100 डिविजन्स के थ्रू रोटेट करोगे, क्योंकि सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स है ना, ठीक है। तो 100 डिविजन्स के थ्रू रोटेट करोगे मतलब 1 फुल रोटेशन करोगे तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा वो। समझ में आई बात, का स्क्रू गेज में, है ना, ठीक है। यानी ये पिच हो गया, ये नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल हो गया, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द वायर है, तो हमें क्या पता है, रीडिंग निकालना है बेसिकली। तो रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग तो 0 बोल दिया क्वेश्चन, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52, लीस्ट काउंट क्या होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो 0.52 है, ठीक है। अब ये 1 मिलीमीटर था ना, मिलीमीटर हो जाएगा यूनिट, तो 0.52 मिलीमीटर यानी सेंटीमीटर में 0.052 सेंटीमीटर। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब याद रखना जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज का लिस्ट देखे थे, फिर से दिखाता हूँ आपको।
तो वो वेरी करा सकते हैं हम लोग, है ना, मतलब हम लोग सब फिक्स रहेगा वो, उसका कोई ज़रूरी नहीं, उससे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है अगर चेंज भी कर दे। तो कल सब साइंटिस्ट लोग मिलके बोले कि यार हम लोग को वेलोसिटी डालने का मन कर रहा है यहाँ पे, तो लेंथ और टाइम में कोई भी एक चीज़ हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे, वेलोसिटी डाल देंगे। ठीक है, फिर आप देखोगे तो लेंथ को आप लिख सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी और टाइम, इन दोनों फंडामेंटल के टर्म्स में डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये मत सोचना है कि ये लिस्ट जो है यूनिक है, हम लोग भले इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि भैया ये लिस्ट को नहीं मानना है, किसी और लिस्ट को मानना है, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम एक नया दुनिया है जहाँ पे इन तीनों को आपको मानना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ का लिस्ट में। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी को फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के लिए हमें लिखना है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ओके, फोर्स को फोर्स है, तो डिस्टेंस आप एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में कैसे लिख सकते हो, डिस्टेंस होता है ना हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। हाफ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हाफ तो डायमेंशन लेस है, तो एफ ए और टी स्क्वायर, एफ ए और टी स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी करते हो, वो तरीका भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं सूझ रहा है तो एक फुल तरीका तो ये है, आपको क्या लिखना है, एनर्जी लिखना है। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन, एफ का पावर मुझे नहीं पता, मान लेते एफ का पावर एक्स है, ए एक्सेलरेशन का पावर वाई है, और टाइम का पावर जेड है। ठीक है, ओके। अब एनर्जी को आप जो आपका ओरिजिनल लिस्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, उनके टर्म्स में लिखो। तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठीक है, उसी को तो एनर्जी बोलते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, एम मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एम, एक्सेलरेशन क्या है, एल टी माइनस टू, एल डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर, यही तो होता है। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल। ठीक है, फिर से लिख दो इसको, ये फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन तो एल टी माइनस टू, और टाइम, टाइम आपका टाइम ही रहेगा ना। ठीक है, बस अब ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका डायमेंशन मैच करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे m की पावर तो 1 आ रहा है, l की पावर 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे l की पावर y है, और t की पावर -2 वाई प्लस z। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, और t की पावर -2। अब दोनों को कंपेयर करो, m का पावर तो मैच हो गया, l का पावर 2 है, यहाँ पे 1 प्लस वाई है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब y का वैल्यू -1। ठीक है, और t के पावर -2 है यहाँ पे, तो ये वाला चीज़ -2 के बराबर होना चाहिए, -2 कट गया, तो z का वैल्यू ट्वाइस ऑफ y, y का वैल्यू -1 था, तो z का वैल्यू -2 है। ठीक है, अब x y z सबका वैल्यू पता चल गया आपको। x किधर गया भैया, अरे मैंने गलती की है, x तो मैं लिखा ही नहीं यहाँ पे, पूरा गलत हो गया, यहाँ से इसका पावर x था, है ना। ओके, तो फिर से कर लेते जल्दी जल्दी। m का पावर देख लो यहाँ पे पूरा x ही है बस, l की पावर यहाँ पे x, यहाँ पे y, और t की पावर यहाँ पे -2x, यहाँ पे -2y, यहाँ पे z। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1, और ये -2x -2y प्लस z, t का पावर यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 2 -2। ठीक है, तो x और y का वैल्यू 1 1 में पुट करेंगे तो -4 प्लस z इक्वल टू -2, तो z का वैल्यू +2। ठीक है, तो x y z पता चल गया, ये पता चल गया है, तो पुट कर लो। तो पुट करोगे आप तो एनर्जी क्या था, f की पावर x, a की पावर y, और t की पावर z, z क्या है 2। हमारा भी तो वही आया था एक लाइन में, एफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा मेथड है, तो इसको पीला पीला कर लेते हैं दूसरे इंक से, है ना। लेकिन जो फाइनल नोट्स मिलेगा उसमें प्रॉब्ली ये कलर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको ब्लू रखते हैं, ब्लू आ जाएगा, है ना। पीला वाइट बैकग्राउंड में नहीं दिखेगा, ब्लैक बैकग्राउंड मेंटेन नहीं हो पाता है इस प्रिंट करते वक्त। अबे 1 मिनट, मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। इफ़ ई एंड जी डिनोट रेस्पेक्टिवली एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ई बाई जी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक एनर्जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो किस फॉर्मूला में आता है। जैसे कोई भी एक फॉर्मूला लो जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा हो, है ना, न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन लो, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी आप देखोगे तो एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, डायमेंशनली जी ऐसा होगा, है ना, क्योंकि दोनों मास तो मास ही है ना, तो m1 m2 को मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, डायमेंशनली सोचो, है ना, ठीक है। मैं ऐसे मतलब देखने में गलत लग रहा होगा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो एनर्जी, तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू एनर्जी वर्क होता है, वर्क का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आर से डिनोट कर रहे हैं अगर, तो ई बाय जी करें अगर, तो ई है आपका एफ आर और जी है एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एफ एफ कैंसिल, आर आर कैंसिल, एम स्क्वायर बाय आर, ठीक है, यानी एम की पावर 2 आर मतलब एल की पावर -1, आर ऊपर चल जाएगा तो लेंथ की पावर -1, ठीक है, तो एम की पावर 2 एल की पावर -1 ऑप्शन है ना, टी की पावर 0 है ऑफ कोर्स, है ना। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ जो बोलना है, एल स्क्वायर डायमेंशन एरिया ना, एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2 ऑप्शन सी। टेकिंग इंटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, आप जैसे घर क्लास 5 में करते थे वैसा इनको पहले करो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है भूल जाओ, विदाउट उसके इसको पहले, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन आप जो करते हो वो करे, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 9.9801, ठीक है। फिर अगर इसमें नोट करोगे तो 3 डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो आपका आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसको 2 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 98 लिखोगे, क्योंकि 9800 के ज़्यादा करीब है कंपेयर टू 9900, तो आप 9800, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.98, ठीक है। सब मीटर में था तो ये भी मीटर हो जाएगा ना। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दे दिया है, देर है इतना डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो पिच क्या होगा तुम्हें पता है, लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना, ठीक है। तो पिच तो लीस्ट काउंट हमें दे दिया है 0.01 मिलीमीटर, पिच आपको पता करना है और नंबर ऑफ डिविजन्स है 50, तो पिच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, है ना, ऑप्शन बी। टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग, ठीक है, ये 5 रीडिंग है, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं थ्योरी में नहीं बताया था, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही बताने वाला था। तो यहाँ पे बेसिकली देखो आप क्या करोगे, पहले इनका एवरेज निकालोगे, ठीक है, ट्रू रीडिंग क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल द क्वांटिटी, है ना, तो इन सबका आप एवरेज निकालोगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम टी एवरेज, तो इन सबको ऐड करके जितने भी नंबर है सबको ऐड कर लो, तो 5 रीडिंग्स है, पाँचों को ऐड कर लो डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 रीडिंग है ना, इसको मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आपको, 1.25, इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो इतना आ रहा है ना, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह टेंशन नहीं लेना है आपको, सीधा इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल क्लास 5 वाला मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपका एवरेज टाइम इतना आ रहा है, ठीक है। अब एरर निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, पहले आप देखो, यानी एक्चुअल यानी असली में टाइम पीरियड इतना है, लेकिन पहला रीडिंग टाइम पीरियड कितना दिया था 1.25, और एक्चुअल भी 1.25 है, तो पहला रीडिंग एक्चुअल टाइम पीरियड से कितना डिफरेंट है, 0, ठीक है। तो आप हर एक रीडिंग जो आया है उसका 1.25 का डिफरेंस देखो, डिफरेंस मतलब मॉडुलस, है ना, तो वैसे 1.24 और 1.25 का डिफरेंस, 1.27 और 1.25 का डिफरेंस, 1.21 और 1.25 का डिफरेंस, ठीक है, 1.28 और 1.25 का डिफरेंस, मतलब इसी को हम लोग एरर्स बोलते हैं, और एब्सोल्यूट एरर, तो हर एक रीडिंग में जो एरर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख दिया और सबको ऐड कर दिया, हर एक एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 रीडिंग है तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 0.02 आ रहा है,
तो मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02 सेकेंड्स आ रहा है, ठीक है। ओके, अब परसेंटेज रिलेटिव एरर जो आपसे पूछा गया है, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आपको निकालना है। तो अब क्या करना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100, ये करना, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इतना है, एवरेज वैल्यू कितना था, 1.6% आ रहा है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, तो ये शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, पीला से लिखते हैं, है ना। ओके, एंगल 1 मिनट इन रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्रीज होता है ना, ठीक है। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन, ठीक है। तो आपके लिए तो मैं तो कैलकुलेटर से करूँगा, आपको तो एग्ज़ाम में आप लोग बेचारे कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 0.3029074 ऐसा आया कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2.9 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। राउंड ऑफ करना है तो 2.91 हो जाएगा, 74 ज़्यादा क्लोजर है 100 के, है ना। करना हो तो, एक वैसे आंसर तो सब दूर दूर ही है, तो यही मारना होगा, ठीक है। ओके, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो कैसे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला जैसे होता था हीट कंडक्शन, जो क्या होता था, तो हीट ट्रांसफ़र का रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के थर्मल कंडक्टिविटी के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, है ना, कंडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी का मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका है हीट डिवाइडेड बाय टाइम, हीट जूल है ना, टाइम सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन, और लेंथ डेल्टा एक्स क्या लेंथ है, मीटर। तो यहाँ से देखो के का यूनिट क्या हो गया, जूल बाय सेकेंड मीटर केल्विन, ठीक है। अब मैच नहीं कर रहा है तो जूल बाय सेकेंड को वॉट लिख सकते हैं, तो जूल बाय सेकेंड को हम लोग वाट, है ना, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड वाट होता है, तो वाट डिवाइडेड बाय मीटर प्लस मीटर इंटू केल्विन, वाट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन, ठीक है। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिविजन्स per सेंटीमीटर, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। अब इस लाइन का मतलब क्या है, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू, कोइंसाइड कर रहा मतलब इक्वल टू है n-1 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, तो हमें पता है लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से आप देख सकते हो n वर्नियर स्केल डिवीजन इसके बराबर है, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n-1/n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n-n वर्नियर मेन स्केल डिवीजन, है ना। अब यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लो, ठीक है। ओके, अब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, आपको यहाँ पे बोल दिया था मेन स्केल डिवीजन हैज़ n डिविजन्स 1 सेंटीमीटर में। अब इसका मतलब समझो 1 सेंटीमीटर का लेंथ में n डिविजन्स है ना, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, ठीक है। डिविजन्स मतलब क्या, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, है ना, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, वैसे करते करते n डिविजन्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेन स्केल के लिए जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना हो जाएगा, 1/n सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि पूरा 1 सेंटीमीटर है, n इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल डिविजन्स में बटा हुआ है। जो मिनिमम डिवीजन हो सकता है, मिनिमम लेंथ हो सकता है इन दोनों डिवीजन के बीच में, वो कितना है 1/n सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल वाले रीडिंग का एक डिवीजन किसके बराबर है, 1/n सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज नथिंग बट 1/n सेंटीमीटर, तो 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, नहीं ऑप्शन सी। स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट दे दिया है, मेन स्केल रीडिंग इतना है, जीरो ऑफ द सर्कुलर
स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आपको दे दिया है, ठीक है। इफ़ द स्क्रू गेज हैज़ अ जीरो एरर, तो जीरो एरर भी दे दिया है, तो करेक्ट डायमीटर क्या होगा, तो मेजर्ड डायमीटर अगर आप देखोगे, करेक्ट नहीं मेजर्ड है ना, तो मेजर्ड डायमीटर क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितना है 5, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 25 डिवीजन्स है ना, और लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप 0.01 मिलीमीटर बोल सकते हो, यानी 5.25 मिलीमीटर। याद रखना ये मिलीमीटर में सेंटीमीटर में, दोनों को मिलीमीटर में रखो या दोनों को सेंटीमीटर में रखो, आपका मन, ठीक है। ओके, अभी मेजर्ड है, एक्चुअल डायमीटर हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ज़ीरो एरर, है ना। तो मेजर्ड वैल्यू है 5.25 मिलीमीटर माइनस ज़ीरो एरर, और ज़ीरो एरर का वैल्यू खुद नेगेटिव है, ठीक है। हमेशा याद रखना ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। तो 5.25 मिलीमीटर माइनस माइनस प्लस 0.04 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 5.29 मिलीमीटर यानी 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको शुरू से सेंटीमीटर में रखना तो रखो, वो सब ट्रिवियल चीज़ है, आपका मन मेरा मन सब अपना अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी, ये वाला क्वांटिटी जहाँ पे ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाला चीज़, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन में सिर्फ लेंथ है, अब लेंथ का पावर 1 आई 2 आई 3 आई 1.7 है वो नहीं बोला है, खाली लेंथ चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें लेंथ चाहिए या लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए इसका, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तो मुझे तो नहीं पता क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो मान लेते सी का पावर एक्स चाहिए, जी का पावर वाई चाहिए और इसका पावर जेड चाहिए, ठीक है। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, जो सी होता है वो तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब लेंथ बाय टाइम, ठीक है। जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अब कोई फॉर्मूला ले लो जहाँ पे जी आता है, जी m1m2/r² इज इक्वल टू फोर्स, तो जी का डायमेंशन F r² / m², है ना। वैसे E²/4πε0, ए क्या है, ई क्या है, ये ऐसे ए क्या है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 का r² पढ़े हो ना आप, 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इस चीज़ का डायमेंशन हो जाएगा F × r², ठीक है, K इंटू चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा F × r², है ना। ओके, तो G के बदले हम लोग लिखेंगे F × r² / m²। चलो एक और इसको F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r क्या होगा, लेंथ, ठीक है। ये सब इक्वल नहीं होते, मुझे वो ब्रैकेट देना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी में नहीं दे रहा हूँ, समझ में आ रही बात, क्योंकि अपना सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं होता ना, तो हम लोग बीच में गलती अगर डिनोशन वाइज गलती कर भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2, ठीक है। तो g का बदले इतना आ गया ना, आपको याद है डायरेक्टली g का तो अच्छी बात है, मुझे याद नहीं तो मैं इसे निकाल रहा हूँ, आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद करोगे तो कितना वो करोगे, वैसे आप बायो वाले हो तो याद कर भी सकते हो, अगर बायो याद कर सकते हो तो कुछ भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छा मेमोरी चाहिए होता है डॉक्टर बनने के लिए, तो ठीक है। F × r², F हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस का स्क्वायर ml3t -2, ठीक है, तो ml3t -2 बस। तो इस तरफ l की पावर 1 और इस तरफ ये सबका इतना, ठीक है। तो l वाला पावर निकालेंगे तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से 3 × y और यहाँ से 3 × z, l हो गया, और क्या है m, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ m की पावर -1 × y -y, यहाँ से z, और टाइम यहाँ पे कितना है -x, यहाँ पे -2y और यहाँ पे -2z, ठीक है। और यहाँ पे l की पावर 1, मास की पावर 0, टाइम की पावर भी 0, है ना। अब बस इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये वाला चीज़ 1 हो जाएगा, यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ y -z और t की पावर 0, यहाँ पे इतना, इन तीनों को सॉल्व करें, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके भी दिखाई देता हूँ, तो यहाँ से z = y आपको पता चल गया, z का वैल्यू y पुट करें अगर यहाँ पे इतना आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे z का वैल्यू
एक्स के बदले -4y पुट कर दो, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो आपका वन, और z के बदले y पुट कर दो, ठीक है। सॉरी 1 है ना ये, y का वैल्यू हाफ आया, z का वैल्यू भी हाफ आएगा, और x का वैल्यू तो -4y है यानी -2, तो x y और z का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस चीज़ में ध्यान देना कि अगर आप, अब मुझे नहीं पता था, या मुझे नहीं पता, सच बताऊँ आपको भी नहीं पता, हम लोग कल क्या बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ लेंथ होना चाहिए, लेंथ की पावर क्या होनी चाहिए वो नहीं बताया गया, ठीक है ना, सिर्फ लेंथ दिखना चाहिए। तो लेंथ की पावर 1 है या 2 है या -5 है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन सोचो अगर लेंथ की पावर 1 लाने के लिए आपको एक्स वाई जेड का जरूरत पड़ रहा है, तो लेंथ की पावर 2 लाने के लिए हर जगह यहाँ 2 करोगे तो यहाँ भी 2 कर दो, तो 2x 2y 2 का जरूरत पड़ेगा। लेंथ की पावर -5 लाने के लिए यहाँ भी -5 कर दो पावर में, तो x इंटू -5 मतलब -5x, -5y यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -5 है, समझ में आ रही बात। तो 1 लाने के लिए x y और z चाहिए, 1 के बदले n लाने के लिए सब में n मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ अगर n आएगा तो दूसरी तरफ भी n n n एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब ऑप्शंस देखते हैं। अगर आप ऑप्शन देखो कोई भी एक ले लो, जैसे यहाँ पे क्या है c की पावर -2 है, ठीक है, c की पावर -2 होने के लिए x को -2 रखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर x तो -2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो क्या z हाफ है, अब देखते हैं यहाँ पे z क्या था e², इसका पावर भी हाफ है, सही है, तो इसके भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, g की पावर लेकिन हाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें g की पावर y चाहिए, और हाँ सब तो मैच कर गया, तो ऑप्शन 1 मैच कर गया है ना, 1 से डायरेक्टली मैच कर गया ना, देख लो 1 को आप चेक कर सकते हो, 1/c², इसको c की पावर -2, g की पावर हाफ, ठीक है। तो अब देखोगे x की पावर -2 हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, y की पावर हाफ हो गया, और z की पावर भी हाफ हो गया, y और z की पावर हाफ, x की पावर -2, हाँ, तो ऑप्शन 1 से मैच हो गया। तो चलिए, तो ईजी हो गया, अगर नहीं भी मैच होता इसका तो मैंने अपना गलत है, ठीक है, फिर आपको सोचना पड़ता, थोड़ा तुक्का मारना पड़ता। जैसे यहाँ पे अगर इस पूरी चीज़ को स्क्वायर भी कर दे, या 5 भी रेस कर दे, पावर 10 भी कर दे, तब भी जो रिजल्ट आएगा उसमें तो सिर्फ लेंथ ही रहेगा ना, क्योंकि अगर यही चीज़ लेंथ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लेंथ स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो लेंथ क्यूब आ जाएगा, पॉइंट के लिए लेंथ का ही डायमेंशन रहेगा ना, टाइम और मास और वो सब चीज़ें तो नहीं आएगी ना, ठीक है। एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, ठीक है। अब सरफेस टेंशन अगर आपको याद हो, सरफेस टेंशन ST लिख रहा हूँ मैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लेंथ भी नहीं है, तो लेंथ को आप इन दोनों के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, v इंटू टी, क्या देखना ये आपका अब फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल EV और T है, ठीक है। और फोर्स को आप एनर्जी डिवाइडेड बाय लेंथ लिख सकते हो, तो एक काम करते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोर्स हो जाएगा एनर्जी बाय लेंथ, पहले से लेंथ है यहाँ पे, है ना, एनर्जी को तो E ही रहने दो क्योंकि इसके टर्म में लिखना है, और लेंथ को आप v इंटू टी लिख सकते हो, EVT, ऑप्शन C, ठीक है। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, जहाँ पे n है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और r है रेडियस, तो x y और z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन n ईटा की पावर x, डेंसिटी की पावर y, और r की पावर z, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये ठीक है, इसके बराबर है डायमेंशनली, मैं ब्रैकेट वैकेट नहीं डाल रहा हूँ, मतलब वही डायमेंशनली इसके बराबर है। अभी तो वेलोसिटी तो है ना, तो वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय टाइम, ठीक है। ईटा का तो मुझे नहीं पता, रो क्या होगा, रो हो जाएगा आपका, अरे मेरे को ईटा का भी तो लिखना पड़ेगा, ईटा का पहले निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो मैं इक्वेट कर पाऊँगा, ठीक है। तो ईटा वाला कोई इक्वेशन सोचो, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। तो 6 पाई तो डायमेंशन इस होगा, फोर्स हो जाएगा MLT-2, ईटा का मुझे नहीं पता, ये लेंथ, और ये वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला फॉर n सही से लिखना है तो ये कर लो, आपको मिल जाएगा, एक L से एक L कट गया,
एम टी की पावर -1 एल की पावर -1, है ना, देख लो। हाँ सही है, ठीक है। तो ईटा के बदले वो लिख दो। तो एम टी, ठीक है, डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम, रेडियस मतलब लेंथ, ठीक है। ओके, यहाँ पे m की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 0 है ना। बस अब इक्वेट कर दो, यहाँ पे m की पावर x प्लस वाई लिख ही देते हैं, और t की पावर -x और l की पावर -x प्लस z -3y, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई 0, t की पावर -x, t की पावर -1, तो -1 -x के बराबर है, यानी x की वैल्यू 1। और ये चीज़ लेंथ वाला टाइम, सॉरी लेंथ वाला क्या है, -x प्लस z -3y, और यहाँ पे लेंथ का क्या है 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ सबको पता है y की वैल्यू -x और x की वैल्यू 1 है, तो -1, तो x का वैल्यू 1 पुट कर लो, z हमें नहीं पता, y का वैल्यू -1, तो z का वैल्यू आ रहा है -1, ठीक है। ओके, तो x y और z का वैल्यू पूछा था, तो x तो हमें पता है 1, y -1 और z -1, तो 1 -1 -1, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, 15th में फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स अगर माने तो मास क्या होगा, ठीक है। ओके ओके, तो मास कैसे निकालेंगे, तो मास तो हो जाता है, आपको पता है, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। फोर्स को फोर्स ही रहने दो क्योंकि उसके टर्म में लिखना है, एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी बाय टाइम, डायमेंशनली तो बोल सकते हो ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, टाइम को टाइम, तो ये एफ टी वी की पावर -1, एफ टी वी की पावर -1, ऑप्शन डी। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड, और सबका एरर दे दिया है, क्वांटिटी पी ऐसा है, तो एरर इन पी क्या होगा, ठीक है। फिर से ये मैं थ्योरी में नहीं बताया था क्योंकि इतना ईजी है कि क्वेश्चन में ही बता सकते हैं हम लोग। तो ऐसा जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा ना, तो आप क्या करना, परसेंटेज एरर इन पी हो जाएगा 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी, यहाँ पे पावर क्या 1 है, 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी, डिवीजन में या प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे डी की पावर 1 है तो 1 टाइम परसेंटेज एरर इन, तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए जो कि 1% है, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी जो कि 2% है, सी की पावर 1 है तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी जो कि 3 है, डी का पावर भी 1 है, 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी जो कि 4 है, ठीक है। तो 3 4 7 3 10 4 14, ऑप्शन ए, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट ई नॉट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन वैक्यूम इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू नॉट ई नॉट आपको, सॉरी, इतनी होती है, तो यहाँ से म्यू नॉट ई नॉट क्या हो जाएगा, 1/c², ठीक है। तो आपको बोला है म्यू नॉट ई नॉट की पावर -12 थी, तो वही हो जाएगा, यहीं से आप देख सकते हो, फिर तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये म्यू नॉट ई नॉट की पावर -12 ही तो है ये, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ होता है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो इसी का तो डायमेंशन पूछा है, तो सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सी का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, ऑप्शन सी। डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है ये चीज़ होता है एनर्जी डेंसिटी यू, ठीक है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी मतलब वर्क बाय वॉल्यूम, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ हो गया फोर्स इंटू लेंथ, और वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब, तो F L-2, ठीक है ना। अब फोर्स तो होता है ML-T-2, और लेंथ हो गया इतना, तो ML-1 T-2, ML-1 T-2, ऑप्शन डी। If the dimensions of a physical quantity are given by this, then the physical quantity will be, ठीक है। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं ना प्रेशर का क्या होता है, तो प्रेशर का फिजिकल क्वांटिटी होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो ML-1 T-2, ठीक है। तो ए 1 से तो मैच कर रहा है, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -1 है, और सी का वैल्यू -2, तो ऑप्शन ए तो आ गया, ठीक है। वैसे बाकी भी चेक कर सकते हो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ बाय टाइम, तो मास का वैल्यू 0, लेंथ का 1, टी का -1,
ठीक है। तो ज़ीरो, देखो यहाँ ज़ीरो आगे मैच नहीं किया ना, यहाँ ज़ीरो आना चाहिए था, यहाँ वन आना चाहिए था, है ना। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा। वैसे एक्सेलेरेशन हो जाएगा एल टी माइनस टू, तो ये तो ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। वैसे फोर्स तो आपको पता ही है, एम एल टी माइनस टू, तो वन वन माइनस टू होना चाहिए, तो वन मैच नहीं कर रहा, तो गलत। ठीक है। विच ऑफ द टू अमंग दिस फाइव हैव द सेम डायमेंशन, तो किन दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। ओके। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यंग्स मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। टू और थ्री तो पक्का है, और तो दिया हुआ नहीं है टू एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो कितने फैक्टर से घड़ी है, हाँ ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू एंड थ्री तो होना चाहिए था ऑप्शन में, नहीं है तो ठीक है। तो ये दोनों वाला एक तरीका तो था, ठीक है, दोनों डायमेंशनलेस है टू और थ्री। बाकी देखते हैं, मतलब इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं आएगा है ना, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, फिर से निकाले थे। एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा एल के, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। यंग्स मॉडुलस आपका होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। याद रखना स्ट्रेन तो आपका डेल्टा एल बाय एल होता है, तो कोई डायमेंशन नहीं है, ये फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू बाई एरिया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मैच कर गया एकदम, ठीक है। तो वन एंड फोर ऑप्शन सी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मैच कर गया है ना। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह, ठीक है। रेजिस्टेंस का पूछा है, ठीक है, मास लेंथ, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पावर, रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला सोच लो, तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा पावर बाय करंट का स्क्वायर, है ना। ओके, पावर हो जाएगा वर्क बाय टाइम, ठीक है। वर्क या फोर्स इंटू वी, वो ज़्यादा कर दो, एफ इंटू वी। फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी हो जाएगा एल टी माइनस वन बाय करेंट, तो एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज दिस, ए बी सी सब कॉन्स्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, तो ये मैं सोचना ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, कहीं बोला नहीं गया है। सबसे पहले बात देखो, टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हैं ना, तो सी का डायमेंशन टाइम होना चाहिए। दोनों का जो भी दो चीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों डायमेंशन सेम होना चाहिए। एक टाइम होगा, फोर्स होगा, दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। तो सी का डायमेंशन तो टाइम होना चाहिए, है ना, डायमेंशन ऑफ सी टाइम के बराबर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये अगर वेलोसिटी, तो ये भी चीज़ वेलोसिटी होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन है, मतलब इसका डायमेंशन भी एल टी माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ए का डायमेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन टी का डायमेंशन तो टी है, और ये एल टी माइनस वन के बराबर होना चाहिए। तो ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू, ठीक है। सी का डायमेंशन मिल गया और ए का मिल गया, है ना। तो बस ए और सी से ही मिल जाएगा। ए का आपका एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू तो यहीं पे आया है, बस यही तो चेक भी कर लो, क्रॉस चेक। सी का टी आएगा, सी का टी है, ठीक है। वैसे यहीं से देख सकते थे सी का भी टी है, मतलब ऑप्शन बहुत ख़राब है, टी सिर्फ यहीं पे मिल रहा था, तो कल इसके बाद भी ऑप्शन ए ही आता, क्योंकि बाकी सब जो है कहीं भी यहाँ पे टी नहीं था, ठीक है। अब चाहे तो बी का भी निकाल सकते हो किसी को, मैंने तो मैं निकाल देता हूँ। तो ये और ये, ठीक है ना। अब ये सोचो यहाँ पे सिंपली अगर ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, मतलब एल टी माइनस वन इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो टाइम है, ए बी है, तो अगर आपको देखना है तो बी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का डायमेंशन है, ये तो टाइम ही रहेगा। अब इस पूरी चीज़ का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा मेहनत कर हम लोग, इसका ज़रूरत नहीं है ना। तो बी का डायमेंशन एल टी, सॉरी एल आ जाएगा, है ना, टी टी कैंसर। तो देख लो यहाँ पे बी का डायमेंशन एल, ठीक है। रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
प्लैंक्स कांस्टेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों का डायमेंशन का रेशो निकालना है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट दे, तो मैं दे नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, एंगुलर मोमेंटम, टाइम, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट तो आपका हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू एच नहीं होता है ना, एच इंटू फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी है ऑप्शन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखे, तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। ठीक है, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम आर स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो आई का यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इंटू रेडियस बाय स्पीड। ठीक है, एल इंटू आर बाय वी। ठीक है, तो ई इंटू वी डिवाइडेड बाय एफ एल आर एनर्जी है। अरे काम करते हैं, इससे ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तुरंत नहीं बन रहा है, तो जो मेन तरीका, मतलब जो नॉर्मल तरीका रहता है उससे करते हैं। ठीक है, एच, तो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एनर्जी हो जाएगा आपका फोर्स एम एल टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, एच का नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पर सेकेंड है ना। यहाँ से एच का मिल जाएगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी -1। ठीक है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है एम एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर कट गया, टी के पावर -1 मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा है ना। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी हो गया एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया लेंथ का स्क्वायर बाय मास स्क्वायर, एम एल टी -2। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट वाला कोई फॉर्मूला ले लो, जैसे एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय वॉल्यूम है ना। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट का पता करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया ना, तो एक एफ से एक एफ कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो डायमेंशनली आना चाहिए आपका क्यू स्क्वायर बाय एफ एल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो एक कूलम स्क्वायर न्यूमरेटर में रहेगा, तो न्यूमरेटर में कूलम स्क्वायर, दो ऑप्शन है, नीचे में न्यूटन और लेंथ स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन और लेंथ स्क्वायर ऑप्शन सी। यहाँ पे न्यूटन की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे न्यूटन की पावर भी 2 है ना, तो ये आपका कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, ये तो आपको याद रखना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर है, तो E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एच का पूछा गया है, न्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मतलब टी इनवर्स, एच हो गया आपका एम एल टी -1। ठीक है, ओके, तो ये किसके बराबर है, ये पावर के बराबर है क्या, डायरेक्टली 1 बाय टाइम, एनर्जी इंटू टाइम, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, हाँ एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। देखो तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, एम वी आर होता है ना, एम वी आर है ना, रेडियस का डायमेंशन लेंथ, वेलोसिटी का डायमेंशन एल बाई टी, और ये तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, ये आप एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला की टर्म से पूछा गया है ना, किसका डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट मैच करता है, तो एंगुलर मोमेंटम का। पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स टॉर्क में तो फोर्स इंटू लेंथ होता है और लेंथ डायमेंशनलेस नहीं होता है, तो फोर्स और फोर्स इंटू लेंथ का तो सेम नहीं रहेगा, वर्क और एनर्जी का सेम रहता है। फोर्स और इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, टाइम तो डायमेंशनलेस नहीं होता, तो फोर्स इंटू टाइम का फोर्स के बराबर नहीं हो सकता। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, आर डायमेंशनलेस नहीं है, तो ये भी नहीं, खाली बी।
डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, B इंटू ए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और इससे कोई आसान फॉर्मूला है, हाँ, EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो ज़्यादा अच्छा है। तो EMF माइनस d∅dt याद है। तो EMF तो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। माइनस का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये तो फ्लक्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन, ठीक है। ओके, वर्क का डायमेंशन, वर्क हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज हो जाएगा करंट इंटू टाइम फ्लक्स बाय, ठीक है। तो सही करना है तो ऐसा लिख दो, मैं कहीं कहीं नहीं लिख रहा हूँ ऐसे, है ना। तो टाइम से टाइम कैंसिल, तो फ्लक्स हो जाएगा आपका डायमेंशनली mL/T-3, ठीक है। ओके, अब जो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखा था फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए, उससे भी आ जाएगा, एक्सेप्ट मुझे B का भी नहीं पता है, तो B के लिए भी निकालना पड़ता, ठीक है ना, किसी और मेथड से, तब जाके फ्लक्स का निकल पाता। इसलिए मैं कोई ऐसा फॉर्मूला सोचा इसमें खाली फ्लक्स का नहीं पता मुझे, EMF का पता है, वर्क का पता है, चार्ज का पता है, तो ठीक है वैसे करें। थोड़ा मेहनत इसमें मुझे लग रहा है कम लगेगा, ठीक है। तो mL/T-3, और करंट तो लिखा है, करंट की पावर -1, करंट की पावर -1, करंट मतलब एम्पियर, ओके, करंट को एम्पियर बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं था। करंट को एम्पियर में लिखते हैं, मुझे लगता था आई में लिखते हैं, मुझे सच में अभी पता चला, याद नहीं रहता। ए क्या है फिर, ओके, ए आपका एम्पियर ही है ना, ए की पावर -1 किस में आ रहा है, सिर्फ ए में आ रहा है, mL/T-3, मेरा तो T-3 आ रहा है, चेक करते हैं कैलकुलेशन। ओके, हाँ, यहाँ पे टाइम और टाइम कट गया था ना, तो T की पावर -2 आएगा, मेरा कैलकुलेशन एरर था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। द फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय इतना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईटा क्या होगा, तो ईटा देख सकते हो आप यहीं से, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 6π का तो नहीं रहेगा, आर और वी का है ना, रेडियस और वेलोसिटी का, ठीक है। फोर्स का तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, रेडियस तो लेंथ, और वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, तो mL-1 T-1, ऑप्शन डी। डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ, इट्स मैक्सिमम इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो मास में परसेंटेज एरर दे दिया है और लेंथ में परसेंटेज दे दिया है, तो मैक्सिमम एरर इन, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो जाएगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, है ना। तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, ठीक है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालने के लिए करेंगे, है ना। एज याद रखना, प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 और 3% दिया हुआ है, ये 4% दिया हुआ है, और ये 3% दिया हुआ है, ये 13% आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो अगर आपको डायरेक्टली पता हो चार्जिंग, मतलब ग्रोथ ऑफ करंट या डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट, तो आपको पता होगा टाइम कांस्टेंट TL/R, R/L होता है, ठीक है। तो यानी टाइम कांस्टेंट इतना होता है, मतलब टाइम का डायमेंशन R/L के डायमेंशन के बराबर होगा। इन्हें नहीं पता तो इसको कर भी सकते हैं, या तो ऐसा सोच लो, या दूसरा तरीका हो जाएगा आपका ऐसे, रेजिस्टेंस और एल का लिखते हैं अपने से, ठीक है। हमें पता है कि ½ Li² एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी होता है ना, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ठीक है। और I²RT ये होता है, ये भी एनर्जी होता है ना। रेजिस्टेंस में जो एनर्जी डिसिपेट होता है ना, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो I² कैंसिल, यहीं से आप देख सकते हो डायमेंशनली देखा जाए तो L/R का डायमेंशन, L/R का होता है टाइम के बारे में, यहाँ उल्टा बोला था क्या, TR/L, L/R होता है, हाँ मैं उल्टा बोला था, यहाँ TR/L होता है ना, -TR/L, तो यानी L/R हो जाएगा टाइम कॉन्स्टेंट, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा कर लिए दूसरे तरीके से, अदरवाइज गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो L/R आपका टाइम हो जाएगा, तो ये भी एनर्जी का डायमेंशन है, ये भी एनर्जी का डायमेंशन है, ठीक है। तो ये मत सोचने दोनों इक्वल है, डायमेंशनली मैं बोलना चाहता हूँ दोनों इक्वल है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में बोल भी रहा हूँ, अधिकतर क्वेश्चन में,
कि मैं जो लिख रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है अगर सब्जेक्टिव पेपर रहे तो, लेकिन हम लोग तो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है। सब डायमेंशनली ये दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों एनर्जी है ना। इक्वेशन इज गिवन एज दिस, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, थीटा टेम्परेचर है, ए बी आर कांस्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर पी प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर ही प्रेशर होगा, ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन भी प्रेशर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर हो जाता है फोर्स बाय एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। ए का डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वी क्या है, वॉल्यूम है ना, हाँ, तो वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो वॉल्यूम का स्क्वायर एल की पावर 6, तो ये हो जाएगा 4 और 5 एम एल की पावर 5 इंटू टी की पावर -2, ऑप्शन ए, ठीक है। उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ओके, ऑफकोर्स पी का जो डायमेंशन रहेगा ए बाई वी स्क्वायर का वही डायमेंशन रहेगा, इस पूरी चीज़ का ही वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर है तो प्रेशर प्लस प्रेशर आपको प्रेशर ही देगा ना, ठीक है। लेकिन इन दोनों का डायमेंशन इक्वल तो है, लेकिन बी का नहीं पता, तो इन दोनों का डायमेंशन को इक्वल करके भी आप बी का नहीं मतलब बी का नहीं पता तो ए का नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ, एक बार ए का निकल गया, बी का निकालने के लिए इन दोनों का डायमेंशन को मैच करो तो तब भी बी का आ जाएगा, ठीक है, अगर चाहिए होता तो। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब कौन सा कांस्टेंट होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होता है, ओके, मतलब जिसका, इसे डायमेंशनल कांस्टेंट, मेरे को लगता है डायमेंशन लेस पूछना चाहिए था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो भी तो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ओके ओके सॉरी सॉरी, सही बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, डायमेंशनल कांस्टेंट बोला जा रहा है, मतलब यही है कि ऐसा कांस्टेंट जिसका जो डायमेंशनलेस नहीं है। अब ये रेशियो होता है ना, ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, डायमेंशनलेस है, तीनों क्योंकि रेशियो होता है और रेशियो डायमेंशनलेस होता है ना, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है, ठीक है। मैं अजूम कर लिया नीट है तो गलती पूछा होगा इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ये भी कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब इसका डायमेंशन है, यानी नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जब वैल्यू बोलते हो तो सिंपली 1.667 10 की पावर -11 के साथ में होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ आता है ना, तो बस परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन इतना, सब में 100 भी मल्टीप्लाइड है। अब डेल्टा एम बाई एम आपका 2% है और डेल्टा वी बाई 3% है, 3 दूनी 6 तो 8, ऑप्शन सी। इन पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन एज, लेंथ इतना है, मास इतना है, टाइम इतना है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम क्या होगा, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी -2, है ना, ओके। तो मास 10 सेंट, मास आप यूनिट वाइज सोचो इसको, तो मास के बदले क्या लिखोगे, 10 ग्राम, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम का यूनिट है 0.1 सेकेंड, ठीक है, ओके। आपका 1 यूनिट ऑफ फोर्स इसके बराबर है ना, लेकिन 1 ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जिसको न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन के टर्म में आंसर है ना, तो 1 न्यूटन की बात करते अगर, तो मास तो 1 किलोग्राम लिखते हैं, लेंथ 1 मीटर लिखते हैं, और टाइम क्योंकि ऐसा यूनिट, सबका ऐसा यूनिट लिख दिया है ना, इतना होता है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम को आप किलोग्राम में लिखोगे तो इतना किलोग्राम, किलोग्राम में इसलिए कहते हैं कैंसिल हो जाए किलोग्राम किलोग्राम, इसको मीटर में लिखेंगे तो इतना मीटर, और इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे 1 1 1 बस, तो यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा आपका 10 की पावर -2 -1 -3 -2 -5 न्यूटन, है ना। किलोग्राम किलोग्राम के अंदर मीटर मीटर सब कैंसिल, तो 1 यूनिट इज 10 की पावर -5 न्यूटन। अरे मेरा तो मैच नहीं कर रहा, ओके मैंने एक एरर किया है यहाँ पे, ये चीज़ हो जाएगा 10 की पावर -2 -3 -1, है ना, क्योंकि ये 1/10 है, तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -1 न्यूटन यानी 0.1 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला उस क्वांटिटी का पता होना चाहिए आपको, फिर 1 यूनिट ऑफ फोर्स इस सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए, जहाँ पे 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट ऑफ मास 10 ग्राम है, और इतना, तो मास के बदले जो भी यूनिट मास ऑफ मास है यहाँ पे 10 ग्राम लिख दो, ऐसे लिख दो। फिर आंसर अगर न्यूटन में है, न्यूटन वाले सिस्टम में
सबका वैल्यू लिख दो, है ना। तो न्यूटन मतलब ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, इतना, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट इतना, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर ग्राम और किलोग्राम का आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है, सेंटीमीटर मीटर का पता है, सेकंड तो सेकंड ही रहने वाला है, तो कन्वर्जन फैक्टर सब लिख दो, आ जाएगा फिर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है n-1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, 1 मेन स्केल डिवीजन आपको बोल दिया 1 मिलीमीटर है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको मिलेगा n-1/n मेन स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1/n मेन स्केल डिवीजन्स, ठीक है। तो n-n तो 1/n मेन स्केल डिवीजन आएगा, है ना। और 1 मेन स्केल डिवीजन आपको पता है 1 मिलीमीटर है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन के बदले 1 मिलीमीटर लिख दो, तो 1/n मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट तो आपका हो जाएगा 1/n ना, मैं कुछ गलती किया हूँ कैलकुलेशन में, n माइनस नहीं 1/n मिलीमीटर होना चाहिए। ओके, यूनिट यहाँ बताया नहीं गया है, ठीक है। अभी 1/n मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/n इंटू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तब 1/10n आ जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी यूनिट में देखेंगे तो 10 का फैक्टर ही आएगा ना, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन, जो भी जो सब चीज़ों में, है ना। तो n-1 तो नहीं आएगा, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट है, n ऊपर में नहीं आएगा नीचे आएगा, तो यही सही होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन में होना चाहिए इन सेंटीमीटर, यूनिट तो बताओ, ठीक है। टर्पेंटिन ऑयल इज फ्लोइंग, ठीक है, कहानी लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है। L लेंथ है, R रेडियस है बस, तो ईटा, P है प्रेशर डिफरेंस, P प्रेशर, ये लेंथ, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या होगा यहाँ से, तो डायमेंशनली P प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर मतलब फोर्स इनटू फोर्स बाय एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया, ये हो गया प्रेशर इनटू, अब देखो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तो सेम ही डायमेंशन को, तभी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डायमेंशन ही आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेंथ स्क्वायर ही होगा, है ना, डिवाइडेड बाय 4VL, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी मतलब LT-1 इंटू लेंथ, ठीक है। तो L स्क्वायर कट गया, ML T-2 डिवाइडेड बाय L2T-1 ML-1T-1, ऑप्शन डी, ठीक है। इफ P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C स्पीड ऑफ लाइट, S रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो नॉन जीरो इंटीजर्स XYZ सच दैट दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल में, इसको डायमेंशनलेस बनाना है ना, तो प्रेशर की पावर x, S की पावर y, C की पावर z, ठीक है। ओके, P तो प्रेशर है, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया। S क्या है, S था आपका एनर्जी पर एरिया पर टाइम, है ना। तो एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ना, स्पीड ऑफ लाइट मतलब LT-, बस। तो ये चीज़ डायमेंशनली इसके बराबर है ना। ओके, तो यहाँ से सबका डायमेंशन लिखते हैं। M का डायमेंशन हो जाएगा x, और यहाँ पे y, वहाँ तो कुछ भी नहीं, m हो गया। L का देखेंगे तो यहाँ -1 है तो -x, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो y कुछ भी नहीं, और z है, ठीक है। और t का देखेंगे तो यहाँ पे t का है -2x, यहाँ पे t का है -3y, है ना, यहाँ भी t है ना, t को ऊपर ले जाओ -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू y, यहाँ पे t का है -z। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इतना आया, ठीक है। अब क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, दिस मस्ट बी m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0, है ना, इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू z आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू -x आएगी, तो y इक्वल टू -x, तो y और x यहाँ तो सेम है, -x होना चाहिए, तो y इक्वल टू -x यहाँ पे मैच कर रहा है, x और z मैच कर रहा है, और ये तो मैच करेगा ही करेगा अपने आप, ठीक है। ये ऐसे सोचो ना, x को वैल्यू z, x और z इक्वल है, x और z इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, x और z इक्वल है, और y x का नेगेटिव है, तो C से मैच कर रहा है, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, सच बोलूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, खाली इन दोनों के बेसिस पे आप एलिमिनेट ऑप्शंस,
ठीक है। ओके, तो सी मैच कर रहा है ना। देख लो, y इक्वल टू माइनस एक्स है और x इक्वल टू जेड। एक्स और जेड इक्वल होने चाहिए, x और जेड इक्वल है और y नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन है इनको सॉल्व करके कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 0 0 वाला ही सोल्यूशन मिलेगा। वो भी सही है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसको चूज करें। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन है पी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर इतना। तो इसका मतलब यही है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर। ठीक है, तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या है? तो प्रेशर 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 तो हो गया। अब ई, कोई भी नंबर का पावर जो वाला टर्म होता है, तो आप ऐसा तो नहीं सुनते हो ना 2 की पावर 3 सुनते हो, 2 की पावर 3 मीटर तो नहीं सुनते हो ना। ठीक है, एक पावर में यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस, है ना, इसका नो सेंस। ठीक है, तो दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस। पावर वाला टर्म हमेशा, पावर में जो भी चीज़ रहेगा मस्ट बी डायमेंशनलेस। ठीक है, तो अल्फ़ा टी स्क्वायर का डायमेंशन नहीं आना चाहिए, डायमेंशनलेस है। ठीक है, यानी अल्फ़ा का डायमेंशन टी की पावर -2 होना चाहिए, है ना। ये ब्रैकेट क्यों दिया मैं? ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा टी की पावर -2, ये टी स्क्वायर मिलकर डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा टी की पावर -2। सर्टेन बॉडी का वेट दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम दे दिया है, तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में एरर निकालना, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास की पावर 1, वॉल्यूम की पावर -1। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो जाएगा 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन मास प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास हो जाएगा, अब एरर इन मास कितना है 0.01 डिवाइड बाई मास कितना है 4.222.42। ठीक है, वैसे ये डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना है 0.1 cc डिवाइड बाई 4.7 cc। याद रखना यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा पी बाई पी का वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये 0.04% है फर्स्ट वाला टर्म, है ना। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। वैसे ये वाला टर्म तो 2.1% है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज हो जाएगा 2.4%, ऑप्शन बी। डायमेंशनल फार्मूला फॉर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट का क्या होगा? तो एक ऐसा फार्मूला सोचो जहाँ पे म्यू नॉट दिखता हो। ठीक है, आपको पता है एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो हाफ म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, है ना। नहीं, हाफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है, सॉरी। एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी बाय वॉल्यूम हो गया, वर्क बाय वॉल्यूम डायमेंशनली, ये सब डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा वर्क बाय वॉल्यूम इनटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए, तो फोर्स ये कर लो ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, उसको यूज़ कर लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, ये वी वॉल्यूम है ना, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई हो गया, इससे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि खाली म्यू नॉट दिख रहा है मैंने, है ना। तो ये सब गलत है, थोड़ा बहुत इन द सेंस कि डिनोशन थोड़ा गलत गलत है ना। तो मैं डायरेक्टली म्यू नॉट का क्यूब डायमेंशनली वर्क बाय वॉल्यूम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करंट का स्क्वायर। ठीक है, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम ये नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, तो यानी पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है, इंटू करंट, करंट हो जाएगा आपका एम्पियर। ठीक है, बस इससे आ जाएगा mL2t-2 डिवाइडेड बाय L की पावर 1 ए स्क्वायर। तो ये इसको 1 कर देगा, कितना आया mL1t-2 ए की पावर -2, ऑप्शन ए। आप कोई भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, F इक्वल टू बी आई एल, उससे भी यूज़ करके बी का वैल्यू F बाई एल करके करते तब भी होता है ना। बेसिकली बी का मुझे नहीं पता था तो बी का भी लिखना पड़ेगा, अगर बी का डायरेक्टली पता तो यहीं पुट कर लो। ठीक है, बी का पता है तो यहीं डायरेक्टली पुट कर लो ना, सब हो जाएगा, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला हो प्रेशर, तो प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स mL t-2 एरिया mL-1t-2 mL-1t-। ओके, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दे दिया है, तो ईटा
का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। बहुत गलत क्वेश्चन है, ईटा इज कॉल्ड में फिर ऑप्शन में डायमेंशन दिया, तो ईटा का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू ईटा का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, डीवी चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन में तो वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय डीजेड क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से ईटा आपका हो जाएगा एल स्क्वायर एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ठीक है। ऑप्शन डी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मास की पावर एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर वाई इंटू सम सी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला फॉर एम इंटू डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर वाई, है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम, ठीक है। मास को तो एम ही रहने दो, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ करोगे तो एम टी -2, ठीक है। यहाँ m की पावर 0 t की पावर -1 है, और यहाँ पे m की पावर x प्लस वाई और t की पावर -2, तो x प्लस वाई तो 0 के बराबर हो गया और -2y -1 के बराबर हो गया, y के वैल्यू हाफ है तो x के वैल्यू -हाफ है, तो x -हाफ y हाफ, ऑप्शन डी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 4f इंटू आर, f होता है mlt -2 और r हो जाएगा l, ml2 t -2। x है इतना, x है डिस्टेंस ट्रैवल, तो यूनिट ऑफ b क्या होगा, ठीक है। तो x अगर डिस्टेंस है तो bt स्क्वायर भी डिस्टेंस होना चाहिए, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर x शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला फॉर bt स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि x अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस होगा ना, वैसा कुछ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t स्क्वायर। x तो आपको बोल दिया डिस्टेंस है, lt -2 है ना, तो lt -2 मतलब किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, तो एनर्जी हमें पता है, एनर्जी तो वर्क के बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। डायमेंशनली एनर्जी वर्क के बराबर है, और आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एल का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर, तो ml2 t -2 a -2, नहीं ml2 t -2 a -2, ऑप्शन सी। विच वन हैज़ अ डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, ओके। तो सबका डायमेंशन निकालते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ml -1 t -2, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया, ml -1 t -2। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, तो ml2 t -1, तो ऑफकोर्स ये दोनों का सेम है, इसका डिफरेंट आ गया तो यही होना चाहिए, चाहे इसका आप निकालो ना निकालो, ठीक है। सी का भी निकालोगे तो इतना ही आएगा, आना भी चाहिए, है ना। निकाल ही लेते हैं, पता चल जाएगा क्वेश्चन सही है कि गलत है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। जैसे आप बोलते हो 5 वोल्ट EMF होता है ना, 5 वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क बाय चार्ज इंटू चार्ज बाय वॉल्यूम, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम। इसका और इसका तो सेम रहेगा, है ना, सी का ए का सेम रहेगा, ठीक है। सी और आर डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशन, ठीक है। आपको अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े तो आपको पता आरसी होता है टाइम कांस्टेंट आरसी, तो आरसी का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे निकाल भी सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज mvr ml2 t -1 ओके। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक हो, मतलब जो भी खराब लगा, जो भी चीज़ खराब लगी कमेंट में बताना, कमेंट करना पक्का, मेरे को फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। यूट्यूब एल्गोरिदम सपोर्ट करेगा, जो भी सजेशन है वो भी कमेंट में लिखना। वीडियो बुरा लगा तो डिसलाइक भी करना, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सजेशंस देना, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।